अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल से रिलेवेंट कुछ बातें करूंगा, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक सवाल सॉल्व करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स मैं पहले दे चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं ये सवाल सिर्फ सॉल्व करूंगा। ये है नवंबर 2017 पेपर 33 क्वेश्चन 4। रीड करते हैं। सवाल कहता है डब्ल्यू लिमिटेड हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर सेवरल ईयर्स। द कंपनी इज़ नाउ इन अ पोजीशन टू एक्सपैंड ऑपरेशंस एंड ट्रेड अब्रॉड. A new warehouse is required for this expansion, which will cost $550,000. An extract from the Statement of Financial Position at 31st of March 2016 showed the following. और आपके पास जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन अर्निंग्स है। रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन हाउ शेयर प्रीमियम अराइजेस, यानी कि जो 50,000 का शेयर प्रीमियम नज़र आ रहा है आपको, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है जी, इसके बारे में हमें जो है वो कुछ लिखना है। तो पहले तो आप लोग सोचें और उसके बाद फिर मैं जो टाइप करता हूँ आप लोग देखें। अ शेयर प्रीमियम arises when a share is sold for more than its nominal value. जब शेयर अपनी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू होता है तो शेयर प्रीमियम अराइज होता है। $1 का शेयर $1.5 में अगर इशू हो रहा होगा तो शेयर प्रीमियम आएगा। आगे लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड द शेयर प्रीमियम। जो आपकी सेलिंग प्राइस यानी कि जितने का आप शेयर बेचते हो और जो आपकी नॉमिनल वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद दी हुई है। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द परचेज ऑफ द न्यू वेयर हाउस कैन बी फाइनेंस्ड बाय, नया वेयर हाउस खरीदने के लिए ये पैसे चाहिए होंगे इस तरह से। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट विल बी नीड टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ द डिबेंचर्स। अच्छा देखिए, नए वेयर हाउस के लिए नए वेयर हाउस की टोटल कॉस्ट 550,000 है। टोटल जो हमें अमाउंट चाहिए वो 550,000 चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। टोटल अमाउंट जो रिक्वायर्ड है ये टॉप पर लिखा हुआ है सवाल के स्टार्ट में। फिर लिखा हुआ है अ राइट्स इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी शेयर करंटली हेल्ड एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस बाय एन इशू ऑफ अ 5% डिबेंचर। राइट्स इशू, हम राइट्स इशू करेंगे ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी शेयर करंटली हेल्ड, यानी कि हर राइट्स इशू होता क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको नया शेयर दिया जाता है और वो बोलता है कि हम एक नया शेयर इशू करेंगे हर शेयर के लिए जो अभी करंटली इशूड हैं। अच्छा, करंटली $4 लाख के शेयर्स इशूड हैं और हर शेयर $1 का है, यानी कि करंट जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स है वो 4 लाख है। करंट नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख है और उसने बोला है कि मैं राइट्स इशू करूँगा ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी शेयर करंटली हेल्ड, यानी कि मैं एक नया शेयर दूंगा हर एक शेयर के अगेंस्ट। तो इसका मतलब मेरा जो राइट्स इशू होगा ना, राइट्स इशू वो कितने शेयर्स होंगे, राइट्स इशू भी 4 लाख शेयर्स ही होंगे सेम। एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस बाय एन इशू ऑफ अ 5% डिपेंचर, और इसके अलावा मैं 5% वाले डिपेंचर्स इशू करूँगा ताकि मैं इतना नया अमाउंट ऑब्टेन कर सकूँ जो मुझे मशीन खरीदनी है उसके लिए। The directors expect that 60% of the ordinary shareholders will take up the rights issue of ordinary shares at $1.75 per share. अब होता क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, जिनके पास 4 लाख शेयर्स हैं, आप उनको कंपनी के बारे में बताते हो कि कंपनी को 5.5 लाख रुपए की मज़ीद ज़रूरत है, कंपनी ने मशीन ख़रीदनी है, इसलिए कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है। हम हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास एक शेयर है उसको एक नया शेयर देंगे। अब जाहिर है हर बंदा आपके नए शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करेगा,
कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं यार हमें कंपनी में अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो सवाल यही कहता है कि द डायरेक्टर्स एक्सपेक्ट दैट 60% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल टेक अप द राइट्स इशू। इसका मतलब 4 लाख लोगों को जब दावत दोगे तो 60% लोग दावत को कबूल करेंगे, यानी कि 2,40,000 न्यू शेयर्स इशू होंगे। साथ में लिखा हुआ है कि जो नए शेयर्स इशू होंगे वो $1.75 पर शेयर के हिसाब से इशू होंगे। तो जो आपको अमाउंट रिसीव होगा ना ड्यू टू राइट्स इशू, वो कितना होगा? जो अमाउंट आपको रिसीव होगा ड्यू टू राइट्स इशू, 2,40,000 शेयर्स इशू होंगे और हर शेयर के अगेंस्ट $1.75 रिसीव होंगे, तो ये $4,20,000 बनता। सवाल में लिखा हुआ था बाकी अगर पैसे मशीन को ख़रीदने के लिए चाहिए तो 5% डिपेंजर्स यानी कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर लिए जाएंगे, उधार लेकर लिए जाएंगे। तो 5,50,000 टोटल चाहिए थे, उसमें से 4,20,000 माइनस कर दो, 1,30,000 उधार के थ्रू हमारे पास आ रहे होंगे। अच्छा सर, जब राइट्स इशू होगा तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? पूछी नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। जब राइट्स इशू होगा तो उसकी डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट। बैंक कितने से डेबिट होगा? 2,40,000 शेयर्स हैं, हर शेयर के अगेंस्ट मुझे $1.75 रिसीव हो रहा है। आई रिपीट, 2,40,000 शेयर्स हैं और हर शेयर के अगेंस्ट मुझे $1.75 रिसीव हो रहा है। तो 4,20,000 हुआ, ये इससे बैंक डेबिट हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 2,40,000 शेयर्स इशू हुए हैं और हर शेयर की पार वैल्यू ₹1 थी, तो 2,40,000 इंटू 1 से। और शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? 2,40,000 शेयर्स हैं और हर शेयर का जो प्रीमियम है वो 0.75 है। नॉमिनल वैल्यू से कितना ज़्यादा रिसीव हो रहा है? 0.75। तो शेयर प्रीमियम 0.75 से मल्टीप्लाई कर 2,40,000 इंटू 0.75 यानी कि 1,80,000। ये डबल एंट्री पूछी नहीं थी, लेकिन अगर पूछता तो आप बना सकते हैं। हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये थी। समझकर फिर तीसरे पार्ट पे भरिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वापस से सवाल में है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल बोलता है प्रिपेयर दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का प्रॉपर फॉर्मेट तो जब मैं आपको हैंड आउट्स दूंगा उसमें देख लीजिएगा, लेकिन मैं रफली अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊँ तो देखिए, ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो दिया हुआ है सवाल में आप यहीं से कॉपी कर लें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स। शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, शेयर प्रीमियम होगा और रिटेन अर्निंग्स हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 31 मार्च 2016 की पोजीशन है, यानी कि यही पोजीशन 1 अप्रैल 2016 वाले दिन होगी। ये वैल्यूज़ लिख दें। 4 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 3.5 लाख। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख दी। इसके बाद इसने पूरी कहानी बताई है कि क्या क्या हुआ है ना, और वो यहाँ पर है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 1 अक्टूबर 2016 को एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ $0.02 वॉज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट दैट डेट। यानी कि मेरे पास 1 अक्टूबर 2016 वाले दिन जितने भी शेयर्स थे, हर शेयर के अगेंस्ट मैंने $0.02 का डिविडेंड पे करा है। जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो एंट्री पास हो जाती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कर देते हैं हम, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करते हैं। अच्छा, 1 अक्टूबर 2016 वाले दिन कितने शेयर्स इशू हुए थे? अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, तो 4 लाख शेयर्स इशू हुए थे। ऐसा ही है। हर शेयर के अगेंस्ट कितना डिविडेंड देना? 0.02 का। तो अगर 0.02 का डिविडेंड देना है हर शेयर के अगेंस्ट और 4 लाख शेयर्स हैं, तो 4 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ये बनता है 8,000। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो रिटेन इंटरिम डिविडेंड की एंट्री रिटेन अर्निंग्स डेबिट होगा, डिविडेंड पेएबल एक लायबिलिटी होगी वो क्रेडिट होगी। जब डिविडेंड पे हो जाएगा तो डिविडेंड पेएबल डेबिट होगा
डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक से पे हो रहा होगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ इसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करने का मतलब ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को हमें कम करना। तो हम ज़रा यहाँ पर डिविडेंड की बात करते हैं, और 8,000 का हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे करने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कम हुआ। ठीक है जी। उसके बाद 1 जनवरी 2017 द कंपनी मेड दी प्लान्ड राइट्स इशू ऑन दी ऑर्डिनरी शेयर्स, दीज वेर टेकन अप एज एक्सपेक्टेड, a 5% डिबेंचर was also issued। यानी कि जो कंपनी ने यहाँ सारी बात करी हुई थी ना कि हम एक नया वेयर हाउस खरीदेंगे, उसके लिए 5.5 लाख चाहिए होंगे, 5.5 लाख रुपए में से जो है वो हम 4,20,000 रुपये शेयर्स के इशू के थ्रू जमा कर लेंगे, बाकी के हम डिबेंचर्स इशू कर लेंगे। ये सारा वाकई में हुआ है। अब देखें, आपने जो नए राइट्स इशू करे ना 4 लाख के, और उसमें से 60% लोगों ने राइट्स इशू लिया, यानी कि 2,40,000 नए शेयर्स इशू करे, और इसकी जो ये एंट्री पास करी आपने, एक तो ये एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। तो क्या होगा, आपने जब शेयर्स इशू करे तो आपका शेयर कैपिटल 2,40,000 से इंक्रीज़ हुआ, और आपका जो शेयर प्रीमियम है वो 1,80,000 से इंक्रीज़ हो गया। अच्छा सर, डिबेंचर्स की क्या एंट्री होगी? देखें, डिबेंचर्स के लिए क्या हुआ होगा, बैंक डेबिट हुआ होगा, और आपकी जो बैलेंस शीट है ना उस पर 5% डिबेंचर्स के नाम से 1,30,000 रुपये की लायबिलिटी आई होगी। इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि डिबेंचर्स जो होता है आपका लोन होता है, लायबिलिटी होती है, इक्विटी नहीं होती है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है, ऑन 31 मार्च 2017 द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर वाज 245,000, फाइनेंस चार्जेस वर 70,000 एक्सक्लूडिंग एनी डिबेंचर इंटरेस्ट, a taxation charge of 20% was to be provided, a final dividend of $0.04 was proposed on all the ordinary shares held at that date। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 245,000 का हुआ, इसमें से माइनस हो जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी बोलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस कंपनी का कितना होगा? देखिए, एक तो $70,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंस चार्जेस वे 70,000 एक्सक्लूडिंग एनी डिबेंचर इंटरेस्ट। लेकिन आपने 1 जनवरी वाले दिन कुछ डिबेंचर्स भी इशू करे थे जिस पे आपको 5% इंटरेस्ट देना, यानी कि आपने ये जो 1,30,000 का लोन लिया था इसका भी तो इंटरेस्ट होगा। अच्छा, आपका ईयर एंड ख़त्म होता है मार्च की 31 तारीख को, और आपने ये डिबेंचर्स इशू करे थे 1 जनवरी, तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस में दो चीज़ें होंगी। आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या दो चीज़ें होंगी? एक तो 70,000, और जो आपने 1,30,000 के नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, 1,30,000 के नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, वो 5% वाले हैं, तो उसको 5% से मल्टीप्लाई किया, जो उसका इंटरेस्ट बनता है मल्टीप्लाई कर दिया उसको 3/12 से। 3/12 से क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप पर लागू होगा इस साल। तो 70,000 प्लस 1,30,000 के 5% का 3/12 यानी कि 71,625, यह आपका इंटरेस्ट हो गया। इस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हो, 173,375 आ जाता है। अच्छा, टैक्स कितना है? टैक्स का रेट है 20%, तो आप जो है वो 20% ले लो ऊपर वाले अमाउंट का, तो ये बनता है 34,675। फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 13,8700। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है आपका यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से ऐड हो जाता है रिटेन अर्निंग्स में, 13,8700 जो आपने कमाया। ठीक है जी, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर आराम से सुकून से देखकर इसको कंप्लीट करें। ये एक्सेल की फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है? इसके बाद आपके पास जो है वो फाइनल डिविडेंड है, $0.04 वॉज प्रपोज्ड ऑन ऑल द ऑर्डिनरी शेयर्स एट दैट डेट। जो फाइनल डिविडेंड होता है, जो कि किसी साल के आखिर में
प्रपोज किया जाता है वो साल के बाद अप्रूव होता है और फिर अगले साल पे होता है। तो 2017 का फाइनल 2018 में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, लिहाजा यहाँ पर और कोई एंट्री नज़र नहीं आती है। अब हम सारे चीज़ों को क्लोज करते हैं और 31 मार्च 2017 की बात करते हैं। 640, इसी तरह से 150, 230 और 480, 700। ठीक है जी, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गया। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गया। आई होप के बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर एनी सपोर्टिंग नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोपोज डिविडेंड। देखिए, जो प्रोपोज डिविडेंड होता है ना, वो प्रोपोज डिविडेंड पे नहीं होता। ठीक है ना, प्रोपोज डिविडेंड पे नहीं होता, माइनस नहीं होता आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। पिछले साल का अगर कोई फाइनल डिविडेंड होता है, इस साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में माइनस होता। इस साल सिर्फ और सिर्फ इस साल का इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा। इस साल का जो प्रोपोज डिविडेंड है वो अगले साल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ कहलाती है नोट टू दी अकाउंट्स। नोट टू दी अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली बनाना सीखेंगे तो उसमें आप ये सीखेंगे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद कुछ नोट्स होते हैं। यानी आप कह लें कि कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं। तो अगर कोई फाइनल डिविडेंड होता है ना, तो हम उसको अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में ज़रूर बताते हैं। ठीक है, और हम कैसे बताएंगे, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम अपने नोट्स में लिखेंगे जो भी इसका रिस्पेक्टिव नोट नंबर होगा, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स होते हैं। 6,40,000 के शेयर्स इशू में थे ना, 6,40,000 शेयर्स थे। हर शेयर के अगेंस्ट 0.04 का डिविडेंड देना। तो 6,40,000 इंटू 0.04, 25,600 बना। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे $25,600 ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड was proposed at the year end। आप जब हाई लेवल पर अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाने की डिटेल देखेंगे, लेकिन आप अभी यूँ समझ लें कि आप जो है ना वो बस एक रिटन वर्ड्स में लिख दोगे कि भाई ये बात तय हुई है। ठीक है जी, चले आखिरी पार्ट पर आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट्स हैव बीन कांस्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ये साल के आखिर में होती है जब अकाउंट्स अप्रूव वगैरह हो रहे होते हैं। द डायरेक्टर्स वेयर confident that following the expansion next year the ordinary shareholders will see an increase in dividend as profits for the year were expected to increase by 20%। डायरेक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस था कि अगले साल के प्रॉफिट जो है वो 20% ज़्यादा होंगे, डिविडेंड्स जो है वो बढ़ जाएंगे। However, one of the ordinary shareholder expressed concern that the earnings per share would fall following the rights issue on 1st January 2017. He proposed that a further expansion planned for 2-year time should be financed by a long-term loan instead। एक शेयर होल्डर ने ये कहा कि अर्निंग्स पर शेयर जो है ना वो गिर जाएगा राइट्स इशू की वजह से, और इसलिए अगर आगे आपको कोई एक्सपेंशन करनी है तो उसके लिए पैसे आप जमा करें वो फाइनेंस करें आप किसी लोन के ज़रिए। Recommend whether the director should finance the further expansion with loan or rights issues. Justify your choice using relevant calculations। सबसे पहले मैं बता दूं, अर्निंग्स पर शेयर एक रेशो है और वो कैलकुलेट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स का जो आंसर है ना वो गिर जाता है। अच्छा, अभी करंट ईयर के लिए हमारे पास ये आंसर कितना होगा, देखें। हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 138,700 है साल के आखिर तक, और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 6,40,000 का, और हर शेयर है भी $1 का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स भी 6,40,000 है। तो अभी जो आपका अर्निंग्स पर शेयर आ रहा है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 138,700 डिवाइडेड बाई 640,000 जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू है, यानी कि 0.22। ठीक है जी, मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा दूं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को
मैंने डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ़ शेयर से, जो कि 6,40,000 है। ठीक है, तो एक तरह से इसकी बात ये सही है कि जब आप नए शेयर्स इशू करते हो तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाता है। लेकिन इसको हम फर्दर ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हमने ये कैलकुलेशन कर दी कि अभी हमारे पास करंट ईयर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड किया तो हमारा करंट ईपीएस जो है वो 0.22 आता है। अच्छा, अब इस शेयर होल्डर के हिसाब से अगर हम ये इशू नहीं करते, अगर हम ये शेयर्स इशू नहीं करते, ये जो 2,40,000 है, तो क्या होता? तो हमारे पास जो है वो 138,700 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता और 2,40,000 शेयर्स इशू नहीं किए होते तो 4 लाख शेयर्स होते इशू में, तो ये 0.35 बनता। ठीक है जी, अगर राइट्स इशू नहीं करते जो वो कह रहा था। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर का ये कहना था, वन ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कंसर्न द अर्निंग्स पर शेयर विल फॉल following the rights issue on 1st January 2017. He proposed that a further expansion plan for 2 years time should be financed through a long term loan, by long term loan. ठीक है ना? अच्छा, अगर लेट से अगले साल प्रॉफिट जो डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 20% से बढ़ जाते हैं, तो अगले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? अगले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 138,700 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, किसी चीज़ को 20% से बढ़ाना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 640,000 से, जो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 0.26 बनता। तो जो डायरेक्टर्स कह रहे हैं ना कि अगले साल प्रॉफिट्स जो हैं वो 20% ज़्यादा होंगे क्योंकि हमने एक्सपेंशन करी है, जो हमने शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करने से क्या हुआ? पैसे आए, पैसे आने से क्या हुआ? हमने नया वेयर हाउस लिया, लोन भी लिया, हमने नया वेयर हाउस लिया तो बिज़नेस को एक्सपैंड किया। तो भाई बात यह है कि जब आप बिज़नेस को एक्सपेंड करते हो तो ये प्रॉफिट भी तो इंक्रीज़ होता है। अगर प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हो रहा है और शेयर से वो 4 लाख के बजाय 6,40,000 हो रहे हैं, तो आपका ईपीएस तो इधर से इधर ज़्यादा है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ईपीएस विल इंक्रीज but will still not reach the level it was before rights issue. देखें, जब राइट्स इशू नहीं होता तो 138,700 का प्रॉफिट होता और 4 लाख शेयर्स होते और ईपीएस जो है वो 0.347 होता। राइट्स इशू के इम्पैक्ट के बाद ये 0.22 पर चला जाता है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने का भी इम्पैक्ट ले लूँ तो ये 0.26 पर जा रहा है, यानी कि 0.22 से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना राइट्स इशू के बगैर होता। ठीक है ना? एनी फ्यूचर इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विल डिक्रीज ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, फर्दर। और नए शेयर्स इशू हुए तो ईपीएस फर्दर कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, अनलेस आपके प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो। ठीक है? अच्छा, अब जब मैंने राइट्स इशू नहीं करता अगर मैं, तो मेरा ईपीएस 0.347 होता और मुझे ये फॉर्मूला पता है। तो अगर मैंने राइट्स इशू किया और शेयर्स जो है वो 6,40,000 हो गए, तो एक मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ईपीएस अगर 0.347 हो, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको एक्स कर लो और नंबर ऑफ शेयर्स को 6,40,000 कर लो, तो एक्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनता है? 6,40,000 लेफ्ट साइड पर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 222,080 का प्रॉफिट कर लेता हूँ ना, अगर मैं 222,080 का प्रॉफिट कर लेता हूँ तो 6,40,000 शेयर्स के साथ भी मैं 0.347 का ईपीएस कमा लूँगा। ठीक है? तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट्स हैव टू रीच $222,080
to achieve an EPS of $0.347 with the current amount of shares. ठीक है. अच्छा, अब जो ये इसने सजेशन दी थी शेयर होल्डर ने कि आप लोन पर चले जाओ, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? अ लोन विल बी अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी which will affect cash and profits. Cash will be reduced as the loan and interest is repaid. लोन एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और इसकी वजह से कैश और प्रॉफिट्स दोनों रिड्यूस होंगे, उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. कैश कम होगा क्योंकि आपको लोन भी वापस करना होगा और इंटरेस्ट भी रीपे करना होगा. ठीक है. आगे लिख सकते हैं एंड. अच्छा, प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट चार्ज. ठीक है, ये भी लिख सकते हो. तो इस तरह की रेलेवेंट कुछ बातें आपने जो है वो लिखनी है. आपका जो लोन का अमाउंट होना चाहिए वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए. चलें जी, इस सवाल के ज़रिए आप ज़रा इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की अच्छी प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ें इसको देखें, समझें, सुनें और कॉपी करें ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो.